हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिवीजन के लिए, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना? तो ये चैप्टर बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, तो आपको पढ़ाता हूँ मैं और आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा ये चैप्टर। ठीक है ना? तो आइए मैं आपको इसका रिवीजन कराता हूँ, डेरिवेशंस भी पूरे कराऊँगा। ठीक है, आज इसका पहला पार्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं, जितना आज हमसे हो पाए उतना रिकॉर्ड कर लेंगे। आइए, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग बेसिक बातें पहले समझते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहली चीज़ हम लोग को समझनी है कि मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है। इसको मैं FM बोलूँगा। क्या बोलूँगा? FM, मैग्नेटिक फोर्स। और आगे जा कर के फिर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे, उसको हम लोग FE बोलेंगे। ठीक है ना? चलिए आइए देखते हैं पहले इसको। तो मैग्नेटिक फोर्स सबसे पहले क्या है, आइए इसको रीड करते हैं। इफ अ चार्ज Q ट्रैवलिंग विथ वेलोसिटी V in the magnetic field B, then the magnetic force acting on the charge is given by this. समझ आ रहा है आपको? एक सेकेंड कैमरा चेक कर लें। हाँ, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई चार्ज Q है और वो V वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर एक फोर्स लगता है। किस पर? चार्ज पर एक फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है? F इज Q V बार क्रॉस B बार। इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है। ठीक है ना? मैं आपको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ ये बोल क्या रहा है। ये बोलता ये है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कहीं पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आई होगी? यहाँ पर कहीं पर नॉर्थ पोल लगा दिया मैंने बड़ा सा, और यहाँ पर कहीं पर मैंने साउथ पोल लगा दिया। ये अपने आप में पूरा मैग्नेट होगा, नॉर्थ साउथ, वो अपने आप में साउथ नॉर्थ ऐसा है। तो साउथ और नॉर्थ या नॉर्थ और साउथ मैंने मैग्नेट यहाँ पर रख दिया। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लिया है ना। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैं चार्ज पार्टिकल Q, कोई चार्ज पार्टिकल है, उस पर चार्ज कितना है Q, उसको मैं फेंक देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड में V वेलोसिटी से फेंका गया, इस पे एक फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? तो इस पे एक फोर्स लगेगा जो कि होगा FM बार इज इक्वल टू Q V बार क्रॉस B बार। इतना फोर्स लगेगा। इसी फोर्स को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इस फोर्स को? मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ये आपका मैग्नेटिक फोर्स है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में आप फेंक दो तो उस पर एक फोर्स लगता है। वो फोर्स कितना है? FM बार इज इक्वल टू Q V बार क्रॉस B बार। यहाँ तक समझ में आ रही बात? क्लियर है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये फोर्स क्या कर सकता है? ये फोर्स इसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकता है क्या? यानी स्पीड को बढ़ा सकता है, घटा सकता है क्या? या उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है? तो याद रखना, ये जो फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स, ये सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी यानी चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल सकता है, स्पीड को बढ़ा घटा नहीं सकता। एक्सेलरेट तो करवा सकता है, कोई पूछेगा एक्सेलरेट करवा सकता नहीं करवा सकता? करवा सकता है, लेकिन एक्सेलरेट करवाने का मतलब है वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करा सकता है। तो एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी दो तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। या तो उसका मैग्नीट्यूड बदल दें, या तो उसका डायरेक्शन बदल दें, या तो दोनों बदल दें। बात समझ आ रही? ठीक है ना? चलो भाई, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सिर्फ क्या कर सकता है? वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ठीक है ना? क्या कर सकता है? वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। चलो भाई, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। ये स्पीड को बढ़ा घटा नहीं सकता, ये ध्यान रखना। चलो, ये तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं फिर। अब ये भी ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर आपका ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है, वो दोनों वेक्टर जिनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया है, वो रिजल्टेंट दोनों को परपेंडिकुलर होता है, उनके प्लेन को भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना? यानी अगर ऐसा लिखा जाए C बार इज इक्वल टू A बार क्रॉस B बार, तो जो आपका C बार होगा वो A को भी परपेंडिकुलर होगा, B को भी परपेंडिकुलर होगा, और इनके प्लेन को भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना? चलो, वही लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर वैसे ही है ना। इसको A बार मान लो क्रॉस इसको B बार मान लो, तो A बार क्रॉस B बार को ये C बार क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो दिस फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को परपेंडिकुलर होगा, और इट डज नॉट परफॉर्म एनी वर्क। इसका क्या मतलब है? अगर ये वर्क कर पाता तो स्पीड बदल पाती, ये वर्क नहीं कर सकता मतलब स्पीड चेंज नहीं कर सकता। आसान भाषा में ये मतलब है।
आई होप आपको सारी बातें इसकी क्लियर होंगी। तो हमने क्या समझा कि अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में फेंक देते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। कितना लगता है? Fm बार इज इक्वल टू Q V बार क्रॉस B बार, इतना उस पर फोर्स लगता है। चलो ये समझ में आता है, आगे चलते हैं। और ये फोर्स कैसा है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ही परपेंडिकुलर है। क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है वो तो, है ना। चलो इसके बाद इट डज नॉट परफॉर्म एनी वर्क का मतलब ये फोर्स चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बढ़ा घटा नहीं सकता, वेलोसिटी का बस डायरेक्शन चेंज कर सकता है, मतलब पार्टिकल को मोड़ सकता है, स्पीड कम ज़्यादा नहीं कर सकता, ये मतलब है इसका। ठीक है, अब दूसरे फोर्स की बात करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। अब लॉरेंट्ज फोर्स, लॉरेंट्ज बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पे इसको रखा गया है। अब क्या है, अब देखिए रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ चार्ज इज प्रेजेंट इन बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, अगर चार्ज जो है वो अभी तो मैग्नेटिक फील्ड में ही फेंका था, लेकिन अगर मेरे पास ऐसा कुछ रीजन मैं बना लूं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, यानी चार्ज पार्टिकल को मैं दोनों फील्ड में फेंक रहा हूं, दोनों फील्ड एक साथ मगर मौजूद है, ये मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली, इफ द चार्ज इज प्रेजेंट इन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली, देन इट विल एक्सपीरियंस टू फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा उस पर, और कौन सा फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, और दोनों के रिजल्टेंट को क्या कहते हैं? लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, उसको हम लोग पहले मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं तो उससे कौन सा फोर्स लगता है? मैग्नेटिक फोर्स। अगर चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंकते हैं तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर मैं ऐसा कोई रीजन जनरेट कर लूँ, ऐसा कोई रीजन क्रिएट कर लूँ जहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा लॉरेंट्ज फोर्स, यानी उस पर इलेक्ट्रिक भी लगेगा, मैग्नेटिक भी लगेगा, और दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉरेंट्ज फोर्स बोलेंगे। इतना आसान है। तो लॉरेंट्ज फोर्स सही होता है। तो बेसिकली लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है? तो लॉरेंट्ज फोर्स इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? Q E बार, ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? Q V बार क्रॉस B बार। तो इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये आपको समझाया मैंने कि अगर हम लोग चार्ज को क्या करेंगे, अगर हम लोग चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंक देंगे, ये कौन सी फील्ड है? E बार मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से अगर मैंने फेंका, रेस्ट पर रखा, कैसे भी रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजेंगे तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, Q E बार। अगर हम लोग क्या कर देंगे, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फोर्स में, मैग्नेटिक फील्ड में फेंक देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंकेंगे तो ये फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड में फेंक देंगे तो उस पर वो फोर्स लगेगा, वो क्या लगेगा? Q V बार क्रॉस B बार। बात समझ आई? और अगर हम लोग क्या कर दें, अगर हम लोग दोनों फील्ड है, मान लो मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ऐसी कुछ मैंने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनाई है, और अब मैंने चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से फेंका तो इस पे लगेगा लॉरेंट्ज फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा? लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स तो नेट फोर्स होता है। किसका नेट फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? Q E बार। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? Q V बार क्रॉस B बार। Q को कॉमन लिया जा सकता है तो बनेगा ये E बार प्लस V बार क्रॉस B बार। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग साइक्लोट्रॉन मोशन की चर्चा करेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, अगर आप HSC 12 महाराष्ट्र बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो ओसवाल पब्लिशर्स आपके लिए लाया है क्वेश्चन बैंक। इस क्वेश्चन बैंक की खास बात यह है कि इसमें हर चैप्टर का आपको शुरुआत में क्विक रिव्यू मिल जाएगा, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन मिल जाएंगे और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिल जाएंगे फॉर प्रैक्टिस। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन जैसे महाराष्ट्र बोर्ड में पेपर होता है बिल्कुल वैसे ही सैम्पल पेपर्स चाहते हैं तो ओसवाल पब्लिशर्स सैम्पल पेपर्स की भी बुक पब्लिश कर चुका है। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप इन बुक्स को बाय कर सकते हैं। इनका बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग चर्चा करेंगे साइक्लोट्रॉन मोशन की। साइक्लोट्रॉन मोशन बेसिकली
क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो कुछ मैंने पॉइंट्स बना करके रखे हैं जिससे आपको इसको समझने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहला पॉइंट है, इफ चार्ज Q is traveling with velocity v in the magnetic field, then the magnetic force acting on the charge is given by this। तो ये तो पहले से पता है हम लोग, कुछ नया तो है नहीं मान लीजिए, ठीक है ना। दिस फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, पहले ही बता दिया था आपको मैंने, ठीक है ना। उसके बाद hence the charge particle performs uniform circular motion called as सर्कुलर मोशन। तो ये बेसिकली ये चार्ज पार्टिकल क्या करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, इसको कॉल्ड एज साइक्लोट्रॉन मोशन। इसको क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन मोशन कहते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा कि भाई हमारे पास जब पार्टिकल क्या करता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, वेलोसिटी होती है अलोंग द टेंजेंट, फोर्स होता है अलोंग द रेडियस, दोनों में एंगल कितना है 90। जब फोर्स और वेलोसिटी में एंगल 90 होता है पूरे पाथ के दौरान, तो उस टाइम पे पार्टिकल का पाथ क्या होता है, पार्टिकल का पाथ होता है सर्कुलर मोशन। समझे, पूरे पाथ में अगर फोर्स और वेलोसिटी 90 डिग्री पर है, नेट फोर्स और वेलोसिटी पूरे पाथ में 90 डिग्री पर है, तो पार्टिकल क्या परफॉर्म करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब एक ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट रहती है। बात समझ आई, तो उसी की बात कर रहा है। यहाँ पर भी होता क्या है, यहाँ पर ये हो रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को परपेंडिकुलर है। तो अगर फोर्स और वेलोसिटी दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब पार्टिकल क्या परफॉर्म करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। और इसी मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन मोशन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो भाई, अब क्या, जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज हम लोग ने लिया, और पॉजिटिव चार्ज जो है ये इसका मास m हम लोग ने मान लिया। फॉर एग्जांपल कंसिडर पॉजिटिव चार्ज q ऑफ मास m ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इन y डायरेक्शन, ठीक है ना। कोई हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है q, उसका मास हम लोग ने क्या मान लिया है m, वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, y डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर एज्यूम कर ली, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंटिंग इनवर्ड्स इनटू द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग इनवर्ट इनटू द प्लेन। इसके बाद आगे क्या है, तो अगर हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लिखेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू वी बार क्रॉस वी बार, यानी क्यू वी बी साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट को वैसे ही ओपन करते हैं, ए बार क्रॉस वी बार क्या होता है, ए बी साइन थीटा, तो वी बार क्रॉस वी बार क्या होगा, वी बी साइन थीटा। लेकिन ये थीटा क्या है, थीटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है z डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में है, वेलोसिटी y डायरेक्शन में है, तो दोनों आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर तो हो गए। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और वेलोसिटी y डायरेक्शन में, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए, यानी थीटा कितना हुआ 90। थीटा अगर 90 हो गया तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्यू वी बी साइन 90, जो कि क्यू वी बी के बराबर होगा, ठीक है ना। चलो भैया, अब हम लोगों को पता है कि जब यहाँ पर पार्टिकल और फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल अलग अलग फोर्सेस प्ले करते हैं, आपको बताया था मैंने ये। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना है यहाँ पर, क्यू वी बी, जो कि किसके बराबर आएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, सॉल्व करके आप यहाँ से वी और वी कैंसिल करेंगे तो एम वी किसके बराबर आएगा, क्यू बी आर। समझ आया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस क्या होगा, एम वी अपॉन क्यू बी हो जाएगा। इसको साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला कहते हैं। समझ में आया। तो क्या कर रहे हैं हम लोग कोई चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं, कहीं पर पहले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने वहाँ पर चार्ज पार्टिकल को कुछ इस तरीके से फेंका कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसे लगेगा अभी समझाता हूँ मैं आपको। देखिए समझिए इसको। जैसे बच्चों हमारे पास यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और कहाँ है, अंदर के डायरेक्शन में। मैंने कोई चार्ज पार्टिकल क्यों लिया, उसको वेलोसिटी v यहाँ पर दे दी। बात समझ आई। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि इस पर फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा, आप बोलेंगे सर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू वी बार क्रॉस बी बार। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, जो v क्रॉस b का डायरेक्शन होगा। v कहाँ पर है, इधर है। b कहाँ पर है, अंदर है। तो v क्रॉस b ऐसे ही जाते हैं राइट हैंड से, v और ये b, तो v क्रॉस b फोर्स कहाँ लगेगा, इधर।
तो इस पे इस डायरेक्शन में क्या लगने वाला है, फोर्स लगने वाला है, यानी ये ऐसा मुड़ेगा। बात समझ आई? जब यहाँ पहुँचेगा तो वेलोसिटी इधर होगी, मैग्नेटिक फील्ड अब भी अंदर, फिर से ये क्या करेगा, मुड़ेगा और मुड़ मुड़ के क्या करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। बात समझ आई? तो जब आपने उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंका, इस तरीके से फेंका कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो तो वेलोसिटी के पहले से ही परपेंडिकुलर होता है, तो वो क्या करेगा, ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स यानी सेंटर की तरफ फोर्स, और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, होता है mv²/r। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB sin थीटा। कि थीटा क्या है, थीटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर है उसके बीच का एंगल है। यहाँ वेलोसिटी और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर, दोनों में एंगल कितना है, 90, तो sin 90 क्या बनेगा, 1। तो mv²/r इक्वल्स टू QVB, एक v कैंसिल, तो mv इज इक्वल्स टू अपॉन QV इज इक्वल्स टू r। यहाँ से रेडियस मिल जाता है इसका, कि वो जो पार्टिकल सर्कल में घूमेगा उसका रेडियस कितना होगा। समझ में आ रही बात, क्लियर हो गया? चलो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कैसे कैसे मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, सारे पॉइंट समझा दिए मैंने। अब हम लोग साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर की बात करते हैं। साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर जो है बेसिकली ये क्या करता है, तो साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर का और एक नाम होता है एटम स्मैशर। क्या नाम होता है, एटम स्मैशर। तो साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर और एटम स्मैशर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, एटम के टुकड़े टुकड़े कर देता है, एटम को स्मैश करके रख देता है। अब वो कैसे करता है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। तो इट्स अ डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाता है। अब वो कैसे एक्सेलरेट करवाता है उसका मैकेनिज्म हम लोग को यहाँ पर समझना है। नीट और जेईई में ये टॉपिक हटा दिया गया है, साइक्लोट्रॉन नहीं है, बात समझ आई, लेकिन बोर्ड में और सीईटी में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर ये आपको अभी देखना है। आइए क्या है ये एटम स्मैशर, तो उसका कंस्ट्रक्शन सबसे पहले समझते हैं, क्या कंस्ट्रक्शन है इसका। तो इस कंस्ट्रक्शन में इट कंसिस्ट ऑफ 2 डी शेप्ड हॉलो मेटल चेम्बर्स D1 एंड D2। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 2 डी शेप्ड है ना, डी शेप्ड, डी लेटर जो होता है, डी शेप्ड हॉलो मेटल चेम्बर्स होते हैं। एक डी को D1 बोलेंगे, दूसरे डी को D2 बोलेंगे, इनको डीज कहते हैं, ठीक है ना। These Ds are so arranged that the diametric edges are parallel to each other. These Ds are slightly separated from each other. मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ, ये बोलना क्या चाह रहे हैं। और डायमेट्रिक एजेस ऑफ Ds are open so that the charge particle can move freely from D1 to D2 and D2 to D1। इसका मतलब समझाता हूँ मैं आपको, एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपका भेजने में बैठ जाएगा कि क्या बोल रहा है। ये कैसा है पता है, आपने अपने घर में स्टील का डब्बा कभी देखा होगा, स्टील का डब्बा कभी देखा होगा, है ना। तो जब आपने स्टील का डब्बा देखा होगा तो स्टील का डब्बा जो होता है ना वो जिस तरीके से होता है, ऐसे डब्बा होता है ना, स्टील का डब्बा, अरे खाने का डब्बा होता है ना, स्टील का डब्बा। उस स्टील के डब्बे को आप सेंटर से कट कर दो। जैसे आप स्टील के डब्बे को सेंटर से कट कर देंगे तो सेंटर से कट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से शेप ले लेगा। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं। तो स्टील के डब्बे को आप सेंटर से कट करेंगे तो इस तरीके से शेप ले लेगा, और उसका टॉप व्यू देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ये नज़र आएगा, एक डी और यहाँ पर ये दूसरा डी, D1 और D2, और यहाँ पर चार्ज पार्टिकल हम किसी तरीके से अरेंज करते हैं। समझ आया? तो ऐसे होता है। तो स्टील का जो डब्बा होता है टिफ़िन बॉक्स, उसको बीच से कट कर दो तो कैसे वो हॉलो हॉलो हो जाएगा दोनों साइड से, बिल्कुल वैसे ही 2 डीज को आमने सामने रखा हुआ है और बीच में गैप है ताकि चार्ज पार्टिकल पूरा आराम से इधर से इधर जाए, D1 से D2 जाए, D2 से D1 जाए, ऐसा घूमते रहे। हम क्या करने वाले हैं असल में, सेंटर में चार्ज पार्टिकल लाएंगे, उसको किसी तरीके से क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा स्पीड देंगे, घुमा घुमा के बहुत ज़्यादा स्पीड देंगे, घूमते 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 उतनी स्पीड अटेन कर लेगा कि आखिर में उसको, जो सबसे ज़्यादा स्पीड अटेन कर लेगा उसको आखिर में एक विंडो से बाहर निकाल लेंगे। जैसे ही वो विंडो से बाहर आएगा सामने एटम रख देंगे, वो स्पीड से जाके उसको टक्कर मारेगा और टूट जाएगा एटम, एटम स्मैशर। ये सिंपल लॉजिक है इसके पीछे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल इस तरीके से, अभी कैसे हम लोग उसको एक्सेलरेट कराएंगे बताता हूँ। जैसे चार्ज पार्टिकल घूमेगा 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 और अल्टीमेटली फाइनल यहाँ से यहाँ तक पहुँच के यहाँ पर विंडो होता है, यहाँ से बाहर निकल के इधर पे आपका टारगेट होता है। न्यूक्लियस या कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं आप, न्यूक्लियर रिएक्शन, तो उस टारगेट पे यहाँ पर हिट कर देता है जाकर। बात समझ आई?
तो इस तरीके से ये काम करता है। MIT के साइंटिस्टों ने बनाया था इसको, है ना। चलो तो आइए समझते हैं इसको। ये तो आपको समझ में आया होगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 D-shaped hollow metal chambers D1 and D2। hollow metal chamber समझ में आ गया होगा, टिफिन कटा हुआ, आधा खाली, है ना, इधर से आधा उधर से आधा, उनको Ds कहते हैं। The Ds are so arranged that diametric edges are parallel to each other। Ds को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि डायमेट्रिक एजेस क्या होंगे, उसके पैरेलल होंगे। बताया आपको मैंने, जैसे उसके डायमीटर पैरेलल होंगे। These Ds are slightly separated from each other। ये Ds के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। The diametric edges of Ds are open so that the charged particle can move freely from D1 to D2 and D2 to D1। ओपन रखते हैं उसको, जैसे टिफिन को कट करेंगे तो ओपन रहता है, वैसे ही। An alternating voltage of high frequency is applied between D1 and D2। होता क्या है, ये क्या है, और आगे the Ds are kept in strong magnetic field perpendicular to the plane of the Ds। The Ds are enclosed in a vessel containing the gas like hydrogen, helium, ड्यूटेरियम एक्सेट्रा एट लो प्रेशर। ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा समझाता हूँ मैं आपको। हमको यहाँ तक तो समझ में आ गया कि इसके अंदर क्या होती है, 2 Ds होती हैं। ये हो गया D1 मान लो, ये D1 मान लिया मैंने, और ऐसे ही हमारे पास क्या है यहाँ पर D2 है ना। ये D1 है और ये क्या है, मान लो D2 है। यहाँ पर हम चार्ज पार्टिकल को अरेंज करेंगे। एक्चुअली पूरा एक चेम्बर के अंदर होता है, उसके अंदर गैस भरी हुई होती है, उसी से चार्ज पार्टिकल हम लोग लेकर के आते हैं। ठीक है ना, तो ये ऐसा कुछ है, ऐसा। और यहाँ पर हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट लगा देते हैं। इससे क्या होगा, किसी इंस्टेंट पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा, तो ए किसी अगले इंस्टेंट पर ये नेगेटिव बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका नेगेटिव, और ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। टॉगलिंग होती रहेगी, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे टॉगलिंग होती रहेगी उसकी। बात समझ आई। तो इस तरीके से ये होगा। आइए आगे चलते हैं। आगे क्या है, अब हम लोग यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं इसके प्लेन को परपेंडिकुलर। तो ऊपर नॉर्थ लगाया होगा मैंने, नॉर्थ पोल, और इस डी दोनों डीज के पीछे लगाया होगा मैंने साउथ पोल। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, अंदर की तरफ क्या जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे इमेजिन कर सकते हैं हम। तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में मैंने इसको रखा हुआ है, और जब मैंने इसको ऑल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ इतने ही रीजन में होगी, क्योंकि हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इतने ही रीजन में। मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर हर जगह है, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है। यहाँ तक समझ में आया होगा, क्लियर हो रहा है ना। और वो उसको एक चेम्बर में रखते हैं हम लोग, ताकि हम लोग वहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स को प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है ना। चलो भी आगे चलते हैं, हम वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग में क्या है, अब यहाँ पर सेंटर में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतने रीजन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह है, अंदर बाहर हर जगह है। वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से। An electric field is used to accelerate the charged particles, while the magnetic field is used to produce circular motion of particle। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल ये मैंने प्रोटॉन लिया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, इस तरीके से। तो जो आपका चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल किधर भागेगा, नेगेटिव चार्ज की नेगेटिव प्लेट की तरफ भागेगा, इधर जाएगा चार्ज पार्टिकल, क्योंकि उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ एक्सेलरेट करेगा, नेगेटिव चार्ज उसको खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल इधर जाएगा। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड तो है ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, स्पीड बढ़ाएगा कि उसको सिर्फ मोड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इतने ही रीजन में चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ती है, बाकी में वो सिर्फ क्या करता है, मुड़ता जाता है, फिर बाहर निकलेगा, टॉगल हो जाएगा। सामने कौन सी प्लेट मिल जाएगी उसको, नेगेटिव प्लेट मिल जाएगी, बाहर कौन सी, ये वाली कौन सी प्लेट हो जाएगी, पॉजिटिव। जैसे चार्ज पार्टिकल यहाँ से बाहर निकलेगा, सामने नेगेटिव प्लेट जाएगी, फिर यहाँ एक्सेलरेट करता हुआ जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड मोड़ते मोड़ते उसको फिर से क्या करेगी, घुमा देगी। फिर जैसे ही वहाँ से बाहर निकलेगा, सामने कौन सी प्लेट मिलेगी, नेगेटिव, ये तो टॉगल कर रहा है ना। तो हम इस तरीके से अरेंज करते हैं कि चार्ज पार्टिकल जब भी बाहर निकले उसको सामने नेगेटिव प्लेट मिले, और नेगेटिव प्लेट मिलने की वजह से क्या हो जाए, वो एक्सेलरेट हो जाए और अंदर जाके मुड़ता रहे सिर्फ, क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, एक्सेलरेट करेगा नहीं, सिर्फ मुड़ता रहेगा, स्पीड बढ़ेगी नहीं उसकी। तो यहाँ पर वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल, व्हाइल मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है ना।
ये हो गया इन साइक्लोट्रॉन एंड ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस मेक्स D1 एंड D2 ऑल्टरनेटिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव। बताया मैंने कि ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, इसको टॉगल करता रहता है, कभी वो पॉजिटिव ये नेगेटिव, कभी ये पॉजिटिव वो नेगेटिव, ऐसे डीज पॉजिटिव नेगेटिव होती रहती है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन D1 एंड D2 इज ऑल्टरनेटिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी यहाँ से यहाँ, कभी वहाँ से यहाँ, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इंस्टेंट पे D1 पॉजिटिव है, D2 नेगेटिव है, पॉजिटिव आयन जैसे प्रोटॉन हम लोग ने इंट्रोड्यूस कर दिया गैप में, तो पॉजिटिव आयन क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा D1 से D2 की तरफ राइट एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड को, और वो क्या करेगा, एक्वायर सर्कुलर पाथ, यानी गोल घूमेगा। और जैसे ही जब वो बाहर आएगा तो उसको सामने वाला प्लेट क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, फिर एक्सेलरेट करते हुए जाएगा, ऐसे गोल घूमते 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 हर टाइम पे जब वो बाहर आएगा उसकी स्पीड बढ़ेगी। R = mv/qv बताया आपको मैंने, ये सब तो कांस्टेंट है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट, चार्ज पार्टिकल पे चार्ज कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, ये R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। तो हर बार जब वो बाहर आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड बढ़ाएगी, और स्पीड बढ़ेगी तो रेडियस भी बढ़ेगा, यानी हर चक्कर में उसका रेडियस बढ़ता जाएगा। रेडियस बढ़ते 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 वो बिल्कुल काम पहुंच जाएगा विंडो के पास, और फिर वो विंडो से बाहर निकल के टारगेट को हिट कर देगा। बात समझ आई, ऐसे काम करता है, ठीक है ना। बस ये याद रखना कैसे कैसे आपको बताया मैंने, और ये आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं कि यहाँ पर सर्कुलर मोशन वो परफॉर्म करेगा, तो यहाँ पर जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फोर्स QVB, जो कि किसके बराबर होगा, mv²/r। और उसको सॉल्व हम लोग करेंगे, तो सॉल्व करके रेडियस आ गया जो आपको पहले ही बताया था मैंने, या वेलोसिटी निकाल लो QBr/m ऐसे। और कितना टाइम पीरियड होगा तो सॉल्व करके आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं उसका। टाइम टेकन टू कवर सेमी सर्कल, समझाता हूँ। पूरा सर्कल कंप्लीट करता तो कितना टाइम लगता, तो टाइम होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पूरे सर्कल में कितना डिस्टेंस कवर करता, 2πr/v। लेकिन क्या वो एक d में जाके पूरा सर्कल कंप्लीट करता है या आधा करता है, आधा करता है, तो 2πr की जगह क्या आएगा, πr/v। वही लिखा है, टाइम टू कवर सेमी सर्कल, है ना। और रेडियस क्या है मेरे पास, mv/qb। रेडियस क्या है, mv/qb, तो v और v क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, πm/qb, वही लिखा हुआ है सेमी सर्कल का टाइम। तो अगर कंप्लीट सर्कल करना है तो सेमी सर्कल का जो भी टाइम है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा, 2πm/qb। फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो टाइम पीरियड का, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी QB/2πm। और फिर अपने को अगर मैक्सिमम वेलोसिटी पता करनी है तो रेडियस को मैक्सिमम करना पड़ेगा, और उससे अपन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, जो कि होगी 12mv मैक्सिमम का स्क्वायर, 12q²v²r²/m। ये होता है आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। आई होप आपको समझ में आया होगा, सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, आप बिल्कुल इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। हेलिकल मोशन में आपको समझा देता हूँ, हेलिकल मोशन क्या है। अभी तो हम लोग ने चार्ज पार्टिकल को कैसे फेंका, मैग्नेटिक फील्ड से 90 के एंगल पे। लेकिन अगर मैं कोई भी जनरल एंगल पे चार्ज पार्टिकल को फेंक दूं, जैसे यहाँ पर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, और इस मैग्नेटिक फील्ड से मैंने अभी उसको परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में फेंका था, तो उसने सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं। लेकिन अगर इस चार्ज पार्टिकल को मैं परपेंडिकुलर के जगह कोई और एंगल पे फेंक देता, मैग्नेटिक फील्ड ये है और वेलोसिटी वेक्टर ये है, थीटा एंगल पे फेंक देता, तब उसका पाथ क्या होता, तो तब उसका पाथ होता है हेलिकल मोशन। हेलिकल मतलब स्प्रिंग लाइक। कैसे होगा, बहुत सिंपल है। ये अगर आप गौर से देखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट कर सकते हैं। एक कंपोनेंट वेलोसिटी का ये होगा और दूसरा ये होगा। ये कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा, v sin थीटा। तो v cos थीटा वाला कंपोनेंट क्या करेगा, उसको स्ट्रेट चलाएगा, और v sin थीटा देखो मैग्नेटिक फील्ड ये है और v sin थीटा ये है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो v sin थीटा उसको गोल घुमाएगा। तो ये इसको आगे चलाएगा और वो उसको क्या करेगा, सर्कल में घुमाएगा। तो ये इसको सर्कल में घुमाएगा, वो आगे चलाएगा, तो ये इस तरीके से मोशन परफॉर्म करेगा। बात समझ आई। एक कंपोनेंट उसको गोल घुमा रहा है और एक कंपोनेंट उसको आगे चला रहा है, तो इस तरीके से वो सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म करेगा। लीनियर मोशन, सर्कुलर लीनियर का कॉम्बिनेशन क्या है, बेसिकली हेलिकल मोशन। समझे। तो साइक्लोट्रॉन मोशन कब होगा, ये कब होगा, v बार थीटा 0 ना हो, 180 ना हो और 90 ना हो। थीटा किन के बीच का एंगल है, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। अगर इनके बीच का एंगल 0, 180 या 90 नहीं है तो हेलिकल मोशन होगा। और अगर v बार एंड b बार के बीच का एंगल यानी थीटा 90 है, तब साइक्लोट्रॉन मोशन यानी सर्कुलर मोशन होगा।
सर्कुलर मोशन होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से ये डील करता है। आगे का पार्ट अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो भैया, अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। थैंक यू।